नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। खबरें विस्तार से देखेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। सूरत में आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा हर्ष संघवी को ड्रग्स संघवी कहकर संबोधित करने के बाद उमरा थाने में मानहानि का मामला दर्ज किया गया। उमरा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि गोपाल इटालिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी बुटलेगर कहकर संबोधित किया था। अपनी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करते हुए नेताओं ने हमला बोलते हुए ये शब्द बोले हैं, जिससे राजनीति में गर्मी पैदा हो चुकी है। इससे पहले भी गोपाल इटालिया के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पर बुटलेगर संबोधन की काफी राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया था। फिर गोपाल इटालिया द्वारा उमरा थाने में एक बार फिर हर्ष संघवी को ड्रग्स संघवी कहकर संबोधित करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात के अंदर ड्रग्स पकड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, कानून व्यवस्था, शराब की बिक्री और नशीली दवाओं की बिक्री के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करती आई है। गोपाल इटालिया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ ड्रग्स संघवी का इस्तेमाल करने को लेकर कानूनी लड़ाई हो चुकी है। प्रताप जीरावाला नाम के शख्स ने गोपाल इटालिया के खिलाफ उमरा थाने में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। सूरत के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि गोपाल इटालिया के खिलाफ उमरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत गोपाल इटालिया ने गृह राज्य मंत्री को हर्ष संघवी की जगह ड्रग्स संघवी बताते हुए दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने कही बात को लेकर हर्ष संघवी के खिलाफ ये बात सामने आई है। उमरा पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है। કે ચૂંટણીના 3 મહિના બાકી રહી ગયા છે। CR પાટીલને, ડ્રગ્સ સંઘવીને કે ભાજપના ગુંડાઓને જે અન્યાય કરવો હોય, જે અત્યાચાર કરવો હોય, જે મારામારી કરવી હોય એ કરી લેજો। 3 મહિના પછી પસ્તાશો। વિચારો એની એવી વાણી હર્ષ સંઘવી ડ્રગ્સ પકડનાર સંઘવી છે। એનો कोई भी रिपोर्ट के पछी एनु कोई भी प्रूफ आपवानी मारे कोई भी प्रकारनी जरूर नहीं। 2 दिवस पहला ज NCRB नो एक डेटा आव्यो छे, परंतु साचू सहन शक्ति नहीं, खोटू बोलता जाऊं। हूँ गुजरात पुलिस ने आजे गणपतिजीना चरणोमांथी अभिनंदन आपું છું કે ગુજરાત પોલીસે માત્ર ગુજરાતના યુવાનો નહીં પરંતુ દેશભરના અનેક રાજ્યના યુવાનોનું ભવિષ્ય બગડતા બચાવ્યું છે। ગુજરાતના સંસ્કારમાં ડ્રગ્સના નામે રાજનીતિ કરે એ પ્રકારનું લોહી આપણું ક્યારે ડ્રગ્સ લાવવાવાળાને પકડવાના બદલે जो आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रमुख पर FIR करवानुं उचित समझ्યું હોય तो हूँ एम आशा राखुं छुं के गृहमंत्री ने भगवान गणपति सद्बुद्धि आपे। मारा उपर FIR करवाथी अदाणी पोर्ट पर आवतुं ड्रग्स बंध नहीं थाय। एना माटे तमारे जे कांई इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलरो छे, ड्रग्सना कारोबारमां संडोवायेला भाजपना नेताओ छे, दारू वेचवावाळा भाजपना नेताओ छे, एमनी उपर FIR करवी जोईशे। मैं जीवनमां एवुं कोई काम नथी कर्युं, नशो मैं कर्यो नथी, मैं नशो वेचो नहीं, छतांय जो मारा ऊपर FIR करवामां आवी होय तो हूँ एम समझू छुं के भाजपने आम आदमी पार्टी नो डर लागवा लाग्यो छे अने बोकलाईने आ लोको CBI नी, FIR नी, जेल नी, पोलीस नी राजनीति में पड्या छे। परंतु अमे अरविंद केजरीवालना सैनिको छीए, अमे एमना खोटा केस दे के CBI थी के आवा बधा कायदाना हथकंडाओथी डरता नथी। अमे ईमानदार लोको छीए, अमे एने जवाब પણ વ્યક્તિની વિરુદ્ધ ईडी, CBI, इनकम टेक्स का पोलीस नो दुरुपयोग करवामां आवे एनी सामे व्यक्तिगत અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એનો સદંતર વિરોધ કરે છે।
આ દમન કોઈની પણ સાથે ના થવું જોઈએ, ગુજરાતના કોઈ પણ નાગરિક સામે નહીં અને ગુજરાતના કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીના કાર્યકર્તા સામે નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રોને એવી આદત જ છે, જે પણ લોકો વિપક્ષમાં હોય બધાને ટાર્ગેટ કરવા, એ કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીના હોય, એટલે દમનની આ જે વૃત્તિ છે હું એની વિરુદ્ધમાં છું. अभूतपूर्व बाढ़ ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. पाकिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से में पानी भर चुका है. जून के मध्य से अब तक 400 बच्चों सहित 1200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. लगभग 16 मिलियन बच्चों सहित 33 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. यह सब हुआ है कि पाकिस्तान में जून के मध्य से सामान्य से 10 गुना अधिक बारिश हुई है. देश में मूसलाधार मानसूनी बारिश देखी गई है. सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा प्रभावित है. इन इलाके में 30 साल के औसत से 400 से ज़्यादा फीसदी ज़्यादा बारिश हुई है. नदियाँ उफान पे है और नतीजा यह है कि पानी करने उनके किनारों को पार कर रहा है. बांध भी ओवरफ्लो हो रहे हैं. इसमें घरों, खेतों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है. सड़कें और पुला वास्तव में देश में कम से कम 18,000 स्कूल और 888 स्वास्थ्य सुविधाएं या क्षतिग्रस्त हुई है या नष्ट हो चुकी है. बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बाढ़ आ चुकी है. राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के अनुसार 20 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि में बाढ़ पहुंच चुकी है. अब बच्चों सहित लोग स्वास्थ्य खतरों को घूर रहे हैं. उन्हें डायरिया और हैजा, सांस की बीमारियों और त्वचा रोगों जैसी जनजनित बीमारियों का सामना कर रहे हैं. कुपोषण का भी सामना करते हुए, क्योंकि आसपास सब कुछ बिखर चुका है. पाकिस्तान सरकार ने मौजूदा स्थिति के पीछे संभावित कारण जलवायु परिवर्तन का हवाला दिया है. WHO के अनुसार अधिक लोगों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुनर्वसन कार्य के लिए $10 अरब की जरूरत जताई है. पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी देश की तुरंत मदद के लिए $16 करोड़ की अपील की है. इन सबके बीच कई देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ चुके हैं. बिहार में जदयू के एनडीए से अलग होने के बाद लगातार राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को झटका लग चुका है. अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में भी जदयू के विधायकों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है. मणिपुर में 6 विधायकों में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं. यह पहला मौका नहीं है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में जदयू के विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है. इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए जिसमें जदयू के विधायकों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके थे. बिहार में जेडीयू के एनडीए में रहते हुए 2019 में अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 सीटों पर चुनाव जीते थे. बाद में जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके थे. दरअसल पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में यदि उन्हें कोई राज्यों में चुनाव भी जीता बिहार से बाहर हाल के दिनों में, तो सबसे बड़ी जीत मणिपुर में हुई थी. आपको बता दें कि मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें एक विधायक को लगौर से जीतकर आए थे और मोहम्मद अब्दुल नासिर अभी भी जेडीयू में है. जदयू के इन सभी 5 विधायकों में मणिपुर विधानसभा को मर्जन का पत्र सौंप दिया है, जिसके बाद मणिपुर विधानसभा से इनकी स्वीकृति दे गई है. मणिपुर के फेसबुक पेज पर जेडीयू से बीजेपी में मर्ज होने वाले विधायकों का लेटर जारी किया गया है. इसके पहले 25 अगस्त को जदयू के एक बड़ा झटका लग चुका था और अरुणाचल प्रदेश में जदयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो जो को जेडीयू से सिंबल से चुनाव जीता था और बीजेपी में शामिल हो चुके थे. ये लोकतंत्र का अपहरण है और
भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कार्यों में महारत हासिल है। जनता दल यूनाइटेड के पिछले अरुणाचल चुनाव को याद कर लीजिए। 7 हमारे विधायक चुनकर के आए, पहले 6 को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और आखिरी बचे हुए विधायक को इन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया। और ये दूसरी बार मणिपुर की कोशिश। मुझे ऐसा लगता है ऐसी पार्टी का भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से केंद्र की सत्ता में बने रहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। आज उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी है कि देश में 2024 के जो चुनाव होंगे, एक बात बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता में वापस नहीं लौटने जा रहे हैं। पिछली बार की उनकी 303 सीटों में अकेले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से 100 सीटों के एक बड़े अंतर का उनको सामना करना पड़ेगा, जो जादुई आंकड़े से उन्हें मीलों दूर छोड़ देगी। उनके तमाम कुकीर्तियों का जवाब पूरे देश की जनता देने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिलाया। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। उनसे 6 घंटे में करीब 50 सवाल किए गए। इसमें सुकेश के अपने गिफ्ट कब लिए, आप उनसे कहाँ मिली, जैसे सवाल थे। सूत्रों के मुताबिक पूरी पूछताछ में नोरा ने सहयोग किया। इन केस में ईडी ने एक्ट्रेस से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नोरा ने कहा, मैं सुकेश की पत्नी से नेल आर्ट फंक्शन में मिली थी, यही उन्हीं ने मुझे एक BMW कार गिफ्ट की थी। मैं दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानती नहीं थी। इनके साथ ही नोरा ने कहा कि मेरा जैकलिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उधर दिल्ली पुलिस ने जैकलिन को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल इन मामलों में दिल्ली पुलिस और ईडी जांच कर रही है। ईडी की पूछताछ में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को लग्जरी कार समेत कई महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। 14 अक्टूबर को 2021 में नोरा और सुकेश के आमने सामने बैठकर पूछताछ की गई थी। इन दौरान नोरा ने खुद 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में लेने की बात कबूली थी। सुकेश की पत्नी लीना पॉल के चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले में नोरा फतेही को एक BMW कार और आईफोन गिफ्ट में दिया गया था। नोरा का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50 और 53 के तरह नोरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इसमें उन्होंने खुद पे लगे आरोपों को तो गलत बताया हुआ था। एक और जहां देश में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, वहां यूपी में गणेश पूजा को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। यूपी के अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान नाम की एक मुस्लिम महिला हिंदू देवता गणेश जी की पूजा करने के पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी है। महिला और उनके परिवार के खिलाफ फतवा जारी किए जाने की धमकी मिल रही है। यह फतवा मोबाइल सर्विस देवबंदन के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी की ओर से एक वीडियो जारी करने के बाद आया है। वीडियो में कहा गया है कि हिंदुओं के यह गणेश एक बड़े देवता है जो अक्ल और इल्म का खजाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावट को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। जहाँ तक इस्लाम का मसला है तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा और अल्लाह की परस्ती सिखाता है। उन्होंने कहा कि जो उसका पाबंद है वह मुस्लिम है। यह 2 टूक फैसला और 2 टूक बात है। जो भी इसकी खिलाफी करता है वह अपने मजहब की खिलाफी करता है। वही हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम और मजहब की खिलाफी करने पर होता है। 2 बातें बिल्कुल साफ है। और अपने और परिवार के खिलाफ फतवा जारी होने के बाद रूबी ने कहा कि हमेशा से ही
हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती आई हूँ। मैंने घर में 7 दिन के लिए गणेश जी को स्थापित किया है। जो इस तरह की बातें करते हैं वह जिहादी लोग हैं। उन्होंने कहा कि जो भेदभाव करना चाहते हैं वे खुद मुसलमान नहीं है। फतवा जारी करने को लेकर यह नहीं जानते कि क्या सही और क्या गलत है। मेरे खिलाफ पहले भी कई फतवे जारी हो चुके हैं। इन लोगों ने इस्लाम से खारिज करने के पोस्टर भी लगवाए हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है। मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। झारखंड के देवधर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला देवधर एयरपोर्ट में सुरक्षा को लेकर आया है। आरोप है कि दोनों ने कुछ लोगों के साथ जबरन एयरपोर्ट के एटीसी बिल्डिंग में प्रवेश किया था। इसी मामले को लेकर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के एक अफसर ने देवधर में लिखित शिकायत देकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल 31 अगस्त को गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, माहिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी के खिलाफ देवधर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने के तौर पे और उनका प्रभाव का इस्तेमाल कर क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। एफआईआर को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। दुनिया में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा बढ़ रही है। ताजा मामला यूरोप देश पोलैंड का है। यहाँ रहने वाले एक अमेरिकी नागरिक ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर नस्लवादी टिप्पणी कर दी। इसका वीडियो सामने आया हुआ है। पिछले एक हफ्ते में भारतीयों के खिलाफ होने वाले नस्लीय हिंसा की ये तीसरी घटना है। वीडियो में अमेरिकी व्यक्ति भारतीय को पैरासाइट और जेनोसाइडर यानी कि कातिल कर रहा है। हालांकि ये घटना कब हुई इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। भारतीय मूल के व्यक्ति की भी पहचान नहीं हो पा रही है। 2 मिनट और 20 सेकंड के वीडियो में अमेरिकी व्यक्ति ने भारतीय को नस्लीय कमेंट के लिए और गालियां भी दी थी। वीडियो में अमेरिकी नागरिक भारतीय व्यक्ति को कह रहा है कि तुम पोलैंड में क्यों रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पोलैंड या किसी देश में घुस कर सकते हो। यूरोपियंस जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ काम क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ आराम की जिंदगी जी रहे हो, हमारी कौम का कत्ल करना चाहते हो, हमें खत्म करना चाहते हो, तुम पैरासाइट हो, इन्वेडर हो। हम नहीं चाहते कि भारतीय यूरोप में रहे, तुम पॉलिश नहीं हो, पोलैंड में सिर्फ पॉलिश लोग ही रहेंगे, तुम भारत वापस जाओ।
विवादित सोशल मीडिया एक्सप्लोएशन बलविंदर कटारिया उर्फ बॉबी कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बॉबी पर जनवरी में स्पाइस जेट के विमान में सिगरेट पीने का आरोप था, जिसके बाद वह फरार चल रहा है। अगस्त में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उड़ान के दौरान कटारिया सिगरेट पीता हुआ दिख रहा था। कहा जा रहा था कि वायरल वीडियो जनवरी में शूट किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हमारी टीम में हाल ही में उनके ठिकाने पर छापा मारा गया है, लेकिन वह मिला नहीं है। अब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। हम उसे जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद स्पाइस जेट के मैनेजर जसबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार गैंगस्टरों ने बलकौर सिंह को फेसबुक पोस्ट से नहीं बल्कि ईमेल भेजकर धमकाया है। यह ईमेल सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजा गया है। 1 बजे बिश्नोई नाम के गैंगस्टर ने सोपू ग्रुप के नाम के गैंग की तरफ से यह मेल भेजकर चुप रहने का या जान से हाथ धोने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया है कि अगर तुम चुप न हुआ तो तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दिया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को लेकर पंजाब में दी जा रही वीआईपी सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को धमकी देकर कहा गया है कि वो उनके साथी गैंगस्टरों के बारे में कुछ ना बोले और चुप रहे। ईमेल में लिखा है, बुड्ढे सुधर जा, नहीं तो तेरा हाल तेरे बेटे जैसा बुरा होगा। तेरे ज्यादा बोलने की वजह से ही मनु और जगरूप रूपा का एनकाउंटर हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर 22 अगस्त के टीई अभ्यर्थी को बेशर्मी से पीटा हुआ था और लाठी बांधने के मामले में आखिरकार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोषी पाए चुके हैं। जांच कमेटी ने इस मामले में रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एडीएम के सी को शो कॉज नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। आपको बता दें कि जांच कमेटी में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बच्चा आया है, वो पास किया हुआ अभ्यर्थी है, वो 7वें चरण में परीक्षा देके पास किया है, अपने परीक्षा लिया है और उसकी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। वो कहने आया है कि हमारा अपॉइंटमेंट कीजिए, आप उससे बात करते। बीजेपी ने वार किया तो बिहार की सत्ता में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे आरजेडी ने भी बिना देर किए जवाब दे दिया। मैंने बर्बरता के साथ दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए रेप महिलाओं के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है। हमारा इस पर करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस नारा है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले की जांच पर कांग्रेस विरोध के बहाने दंगा और बवाल करने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले में बात करते हुए कहा कि 2013 का और 1960 में कांग्रेस के अंदर ही 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की एक किताब छपी है। उनमें नेशनल हेराल्ड की फंडिंग को लेकर कई बात को सवाल उठते दिखते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्ता लिखते हैं कि यह अखबार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है और उनकी फंडिंग में गड़बड़ है। अगर कोई एजेंसी इसकी फंडिंग की जांच कर ले तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह नेहरू परिवार तब भी भ्रष्टाचारी था और आज भी है। राहुल सोनिया को यह विरासत में मिला है। संबित पात्रा ने आगे बताते हुए कहा कि अशोक गहलोत के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने रेप और महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि
उनका महिलाओं को असंवेदनशील है। और बता दे, राजस्थान में रेप मामलों पर बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि यहाँ पर क्राइम कंट्रोल में है। रेप की घटनाएं कौन करता है? कोई विदेश से आता है क्या? अधिकांश घटनाएं परिवार के जान पहचान वाले करते हैं, इनके रिलेटिव करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं और जान पहचान करने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अधिकांश जगह वो ही करते हैं। सीएम ने आगे दावा करते हुए कहा था कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसमें 55% से ज्यादा मामले झूठ होते हैं। हम उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ही बेल पर बाहर हैं और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी वो भी हमने देखा था। द कांग्रेस ट्राइड टू बी डिसरप्टिव, द कांग्रेस ट्राइड इन फैक्ट टू प्रेशराइज द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड द कांग्रेस स्प्रेड मेहम। पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा और बलवा करवाने की कोशिश कांग्रेस की रही थी। कहीं टायर जल रहे थे तो कहीं उनके कार्यकर्ता दंगा कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दुख और आश्चर्य का विषय है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड का पूरे विषय में जांच एजेंसी के खिलाफ काम कर रही थी, आज एक बहुत बड़ा खुलासा उसी नेशनल हेराल्ड केस में हुआ है। 2013 का यह केस है, किंतु 1960 में कांग्रेस के अंदर ही 4 बार के उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रभानु गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश के 50 से 60 के दशक के बीच में एक बहुत बड़े लीडर हुए, नेता हुए, जो 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से रहे, अब उनकी एक किताब छपी है विगत वर्ष। गुप्ता जी को स्वर्ग सिधारे 4 दशक हो चुका है, मगर उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। जीवनी का नाम है सफर कहीं रुका नहीं झुका नहीं। उनके इस जीवनी में जो उन्होंने दशकों पहले लिखा था, 60 के दशक में लिखा था, उनकी मृत्यु भी हो गई है, अब वो जीवनी छपी है। और उस जीवनी में जब नेशनल हेराल्ड के बारे में आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में एक कहावत है डेजा वू। आपको ऐसा लगेगा मानो हू बहू वही सब कुछ आज फिर से रूपांतर हो रहा है, फिर से उसी कहानी को दोहराई जा रही है। उस समय चंद्रभानु गुप्ता जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके। समाचार और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। चल रहे एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ हाई ऑक्टेन सुपर 4 के संघर्ष के पहले भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को दुबई में अपने साथियों के साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान एक ऊंचाई वाला मुखौटा पहने हुए पसीना बहाते हुए देखा गया। विराट को ऊंचाई पर मास्क पहनकर जमीन पर दौड़ते हुए देखा गया। विराट कोहली इस साल अपनी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर काफी चर्चा में है। आखिरी अंतर्राष्ट्रीय शतक के बाद कोहली ने 70 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 84 पारियों में 34 की औसत से 2648 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय शतक के बाद से प्रारूपों में 25 अर्धशतक भी लगाए हैं। 2022 विशेष रूप से कोहली के लिए खूब कठिन रहा। इस साल कोहली ने अपने टीम के लिए केवल 6 T20 मैच खेले हैं और उन्हीं में से 35 की औसत से 175 रन बनाए हैं। इस साल प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 59 पे है। इस साल भी सभी जगह पे उनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी को लेकर टिप्पणी की है। नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी को टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंट बताया और स्लीपर सेल करार दे दिया। दरअसल एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई का विरोध करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसी पर राज्य के गृह मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में अपराध होते हैं तो ये लोग एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में अपराध दिखते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड में जब एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई तो ये लोग चुप थे। उदयपुर हत्याकांड पर एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी को टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंट बताया। आगे उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अवार्ड वापसी की पहल की थी। बता दें कि एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा था कि बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी, वह पूरे रास्ते में लड़ी, इन लोगों को दोषी ठहराया और जैसा कि उनके पति ने कहा कि जब वह अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने वाली थी तब न्याय का बड़ा मजाक हो चुका है। गौरतलब है कि बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 लोगों को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तरह रिहा करने की अनुमति दी थी, जिनके बाद 15 अगस्त को सभी दोषी गोधरा उप जेल से बाहर निकल आए थे। क्या है, शबाना आजमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहाँ पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी, वो फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के। ये क्या है, शबाना आजमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहाँ पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी, वो फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। ये क्या है, शबाना आजमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहाँ पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं। हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने बिहार में एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश खुद को पीएम पद का दावेदार पेश करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन बीजेपी ने भी उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस वजह से उसने मणिपुर को करीब करीब जेडीयू विहीन कर दिया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश से जेडीयू का पत्ता साफ हो चुका है।
दरअसल अरुणाचल में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिसमें से 6 2020 में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद एकलौते विधायक टेची कासो ने बचे थे, जिन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ से सत्ता गई थी। उसके नेता अरुणाचल में सक्रिय हो गए और पिछले महीने के अंत में टेची कासो को भी अपने पाले में कर लिया। इस झटके से जेडीयू उभरी भी नहीं थी कि बीजेपी ने उन्हें मणिपुर में झटका दे दिया। नीतीश कुमार के 6 विधायक थे, जिनमें से 5 को बीजेपी ने अपने खेमे में बुला लिया। इसमें से KH जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद और पूर्व पुलिस महानिदेशक MM खाउटे, अरुण कुमार भी शामिल है। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना टूट चुका है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। सर, एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब आपने पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बातों। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको लगता है कि वो गठबंधन बनाने में आप सफल होंगे? एक जो फ्रंट की बात जो नीतीश ने बोला है, मेन फ्रंट, तो आपको लगता है कि एक और फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। सभी दल में कांग्रेस भी, सभी दल का मतलब आपको अलग अलग, आपके बारे में आपको अलग अलग बताए क्या? कौन पोर्टल में, किस पोर्टल में, किस पोर्टल से आप? न्यूज फॉर्मेशन से है, तो इसलिए कुछ आप उसमें अपना एंगल लगाना चाह रहे होंगे। किसी पार्टी का मतलब होता है, सभी पार्टी का मतलब होता है उसमें सभी पार्टी। अभी सभी पार्टी का मतलब होता है सभी पार्टी। आपकी व्याख्या से हम व्याख्या नहीं करेंगे। सर, झारखंड में जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि उसका असर बिहार में भी पड़ सकता है? हर जगह, ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है। दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है। झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप, ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए हैं। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। हम जो भी सीट वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह! तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे दुले हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि जो आपकी पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है झटका है, वो जितना चाहे प्रयास कर ले। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली आज होने जा रही है।
राजस्थानी पगड़ी में नजर आएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। भीड़ में अलग दिखने के लिए पहनेंगे राजस्थानी पगड़ी। आज शाम 5 बजे से दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके थे और कांग्रेस कार्यालय शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी उन्होंने ये बात बताई थी और विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग बॉक्स बना दिए गए हैं। जयपुर सहित प्रदेश भर में दिल्ली चलो के नारे भी दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात वो है कि इस बार दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली राजस्थान की झलक दिखने को मिलेगी। कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली में भीड़ से अलग दिखने के लिए राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजस्थानी पगड़ी पहनकर जाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पगड़ी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी विधायकों और मंत्रियों को दी गई है। वागड़ अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं अलग तरह की पगड़ी में नजर आज आएंगे। अलग अलग पगड़ियों में जब नजर आएंगे और बताया जाता है कि पगड़ी के लिए संदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान से कितनी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रव्यापी रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं उसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली के मद्देनजर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से दिल्ली चलो के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना में ऐतिहासिक फूट के बाद राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे ने के सितारे गर्दिश में है। इन सब के बीच उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे सूबे की राजनीति में अचानक प्रासंगिक हो चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी राज ठाकरे ने के आवास पर जाकर मिल चुके हैं। इसके बाद अब चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज ठाकरे से मिलने जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं और इस दौरान वे लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के बुलावे पर मुंबई में गणपति के दर्शन करने आ रहे शाह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक भाजपा और मनसे दोनों के दल के नेताओं की तरफ से राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि मुंबई दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री किससे मिलेंगे इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राज ठाकरे से हमारी मित्रवत संबंध है। लेकिन बीएमसी चुनाव शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा मिलकर लड़ेगी। 2017 में भाजपा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह मुंबई आए थे और आर्थिक राजधानी के सबसे चर्चित गणपति लालबाग के राजा के दर्शन किए थे। उसके बाद वे हर साल गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में गणपति के दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण शाह इस बार 2 साल के बाद मुंबई आ रहे हैं। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे, फडणवीस और बावनकुळे सहित कई नेताओं ने राज ठाकरे से उनके घर जाकर मुलाकात की है। अब राज से शाह के मुलाकात की अटकलें तेज हो रही है। इससे पता चलता है कि परप्रांतीय विरोध की राजनीति करने वाले राज ठाकरे अब किसी भी पार्टी के लिए अछूत नहीं रहे। एशिया की वैभवशाली नगर निकाय बृहद मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के अक्टूबर महीने में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट के मराठी मतों की काटने के लिए राज ठाकरे सत्ताधारी दल शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हाल के दिनों में हिंदुत्व की राजनीति की ओर लौटने के कारण भाजपा और मनसे के बीच नजदीकी बढ़ी है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह मुंबई आने पर बीएमसी चुनाव को लेकर भाजपा के नेता व पदाधिकारियों के साथ बैठक रणनीति बनाएंगे और राज ठाकरे से उनकी संभावित मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं।
झारखंड के देवधर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव बनाकर रात में चार्टर प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में भाजपा नेताओं समेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी और भाजपा नेता कपिल मिश्रा का नाम शामिल था। इन मामले में गोंडा के सांसद निशिकांत ने हेमंत सोरेन पर निशान साधा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए थे और आप इतने बौखला गए हैं कि पेड सिस्टम हमें गाली देने लगा। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफी की लड़ाई के लिए मुकदमे बंद नहीं होंगे। 31 अगस्त के सांसद निशित दुबे ने कहा, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा देवधर दुमका गए थे और सभी दुमका में पेट्रोल अटैक में मारी गई नाबालिग के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर और सोलन जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह सत्ताधारी भाजपा सरकार के अपने मिशन रिपीट को हासिल करने के प्रयास में था। मुख्यमंत्री ने पच्छड़ विधानसभा के क्षेत्र के लिए 91.16 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सालाना जौहरी परवी खड़क के 7.32 करोड़ रुपये के यूनियन कार्ड, थानाधार रोड के लिंक रोड के काम और डोंगा फाग रोड के 3.93 करोड़ रुपयों के कार्य की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला को राजकीय उच्च पाठशाला तथा जोहला फागू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया की घोषणा की और राजगढ़ में एक नया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने की भी घोषणा की। क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के बारे में बताते हुए ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण पार्क को मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्र के औद्योगिक विकास को लेकर एक बढ़ावा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएसवी ट्यूबवेल उपमंडल बद्दी के तरह विभिन्न कामों के स्तोत्र के लिए ग्राम पंचायत किशनपुरा में शीर्षा नदी पर 4 करोड़ रुपए के काम और अलग अलग कामों के लिए आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सी फूड निर्यातकों के साथ अहम बैठक की। वेरावल में एक बैठक हुई और मत्स्य उद्योग को सालाना 3500 करोड़ विदेशी मुद्रा की कमाई हुई है।
यह क्षेत्र देश की जीडीपी को प्रभावित करता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सौराष्ट्र के दौरे पर है। मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र में समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने अहम फैसला सुनाया और बोर्ड में समुद्री खाद्य निर्यात संघ की स्थायी नियुक्ति भी की। मत्स्य पालन के विकास के लिए काम कर रही सरकारी एमपीडीई वर्तमान में गुजरात में मछली का निर्यात 5,000 करोड़ रुपये का है और मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने पर चर्चा हुई। बैठक में सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन भारत के राष्ट्रपति जगदीश फोंडू के द्वारा विस्तारित प्रस्तुति की गई। केंद्रीय मंत्री की घोषणा की विश्व व्यापार संगठन में मछुआरों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। गुजरात में लव जिहाद के विरोध में कल डीसा में हिंदू समुदाय द्वारा बंद का ऐलान किया गया था। मालगढ़ में एक परिवार के धर्म परिवर्तन और पैसे की मांग को लेकर हिंदू समुदाय में गुस्सा फूट पड़ा है, जिससे कल होने वाली महारैली में 5,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पूरे माली समुदाय में भड़क उठा। डीसा के मालगढ़ गांव में माली समुदाय के परिवार का धर्मांतरण कर 25 लाख रुपए की मांग के बाद परिवार के मोहबी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे पूरी माली समुदाय में गुस्सा फूट चुका है। हालांकि पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन धर्मांतरित परिवार के अभी तक मिलने से माली परिवार समेत पूरे जिले में हिंदू समुदाय में रोष फूट चुका है। डीसा सहित जिले भर में लोग डीसा में महारैली में शामिल हो रहे हैं और विभिन्न व्यापारियों ने इनका समर्थन भी किया था। डीसा बंद की घोषणा इसके साथ ही की गई थी और डीसा शाक मार्केट एवं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, कपड़ा, सुनार, धार्मिक, सामाजिक और युवा संगठन, राजनीतिक नेता सहित विभिन्न संघ इस रैली में शामिल हो चुके थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा से 7 सितंबर को मेक इन इंडिया नंबर 1 यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मुख्य मकसद 2024 के आम चुनाव और 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को प्रभाव बढ़ाना है। केजरीवाल रैलियों में युवा सभाओं और तिरंगा यात्रा आयोजित करेंगे। राज्यों में मेकिंग इंडिया नंबर 1 अभियान चलाएंगे। यह कार्यक्रम हरियाणा में 7 और 8 सितंबर को होगा। इस अभियान के लिए केजरीवाल की तरफ से हरियाणा चुनाव के तौर पर, क्योंकि पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्टी पंजाब चुनाव में मिली जीत को भूलना नहीं चाहती। इसके बाद पार्टी इस अभियान के तरह हिमाचल और गुजरात में चुनाव प्रचार करेगी, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के चुनाव दिसंबर के आसपास होने जा रहे हैं। हरियाणा में अभियान के शुरू होने के बाद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी इस वक्त हरियाणा में संगठन बनाने में जुटी है। घर घर जाकर पार्टी संगठन बनाने की ग्राम स्तर की पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल को 2 दिवसीय कार्यक्रम में और गति मिलेगी। आपकी तरफ से हरियाणा के आदमपुर में एक रैली के अभियान की शुरुआत की जाएगी। आप ऐसा इसलिए कर रही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी को संदेश दिया जा सके और इसके अलावा आदमपुर पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का पारिवारिक क्षेत्र है, इसलिए भी पार्टी यहां से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सुप्रीम संकट में फंसी अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में होने जा रहे शिंदे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के 2 बड़े नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है।
सियासी गलियारों में इन चर्चाओं को और ज़्यादा मजबूती तब मिली तब अशोक चव्हाण और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बातचीत और सीक्रेट मीटिंग सामने आई। हालांकि मीटिंग के बाद चव्हाण ने कहा कि उनकी यह मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 7 से 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जून में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि जुलाई में फ्लोर टेस्ट के दौरान 10 विधायक गायब रहे थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बागी रुख अपना चुके हैं। पृथ्वीराज के भी जल्द ही पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज बन रही है। भारत का पहला स्वदेश युद्धपोत आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया था। विक्रांत को लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आईएनएस विक्रांत का श्रेय का आरोप लगाया है। जयराम ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को कभी नहीं मानते थे। आईएनएस विक्रांत भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे 22 साल पहले शुरू किया गया था। पहले वाजपेयी सरकार, फिर मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार में इससे निरंतरता आया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय नौसेना इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हैं, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से 2014 के बाद उपलब्धि है तो यह गलत है। इसको बनने में 22 साल लगे हैं। इसका श्रेय सभी सरकारों को जाता है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 99 में सभी सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है। क्या पीएम इसे स्वीकार करेंगे? हम पुराने आईएनएस विक्रांत को भी याद कर ले, जिसने 71 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।